सीएम थाबी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। सड़कों के गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर जानकारी ली। सीएम थाबी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दिवाली से पहले हो सड़कों की मरम्मत का काम पूरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश में बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन और भारी वाहनों से सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं, जो अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तय समय सीमा में मरम्मत का काम खत्म करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मरम्मत का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हुए जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो वहीं साउथ वेल एक्टर मोहन बाबू ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। बाबा केदारनाथ धाम यातायात पर यानी कि यात्रा की आए मोहन बाबू ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उत्तराखंड फिल्म नीति पर चर्चा की है। साथ ही राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए सीएम का आभार भी जताया। एक्टर मोहन बाबू ने कहा कि उत्तराखंड की फिल्म नीति का फिल्मों को बढ़ावा देने का बेहतर प्रयास है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य फिल्मांकन के लिहाज से काफी बेहतर है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में फिल्मांकन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति के तहत फिल्मकारों की आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई। हमारी फिल्म नीति राज्य के पर्यटन स्थलों को देश और दुनिया में पहचान दिलाने में सफल हो, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देकर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के युवाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने में सफलता मिलेगी। तो वहीं देहरादून में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई। गणेश जोशी ने बैठक में रिक्त पदों की नियुक्ति और योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पदों को भरने से विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। ग्राम्य विकास मंत्री जोशी ने बैठक में परिषद के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने मेरा गांव मेरी सड़क योजना को विकास खंड स्तर पर भी तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा कि योजना के क्रियान्वयन में उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूर्ण कराए जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उत्तराखंड को हर संभव वित्तीय सहायता मिल रही है। योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का दायित्व अधिकारियों का है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र से प्राप्त वित्तीय सहायता का सही उपयोग हो, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके। देखिए, आज राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण और सभी माननीय शासकगण यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। खबर मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्म दिवस पर उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। तो वहीं गणेश जोशी ने शहीद भगत सिंह चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिष्ठान वितरित कर आतिशबाजी की और अमित शाह की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएमएस से चिकित्सालय में कर्मचारियों की कमी को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए।
के चाणक्य जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र विराजमान है, जो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, जिनके नेतृत्व में धारा 370 और 35 को हटाने का काम हुआ है। तो वहीं बीते कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग पिथौरागढ़ के रालम गांव में हुई। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने रालम गांव में पूरी रात अंधेरे में बिताई। करीब 16 घंटे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को रेस्क्यू कर मुनस्यारी लाया गया, जिसके बाद वे वहां से दिल्ली रवाना हुए। अब केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इमरजेंसी लैंडिंग रालम गांव और मददगारों को एक चिट्ठी लिखी है। सीईसी ने उत्तराखंड में तैनात मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवी और सी पुरुषोत्तम को पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने अपनी भावनाओं के साथ ही ग्रामीणों, सरकारी कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। राजीव कुमार ने रालम वासियों की सेवा समर्पण की तारीफ की। उन्होंने लिखा, सभी युवा देवदूतों ने मानवता के उच्च आदर्शों का पर्याय बनते हुए हम सबकी जीवन रक्षा के लिए इस दिन को अस्मरणीय यादों में अलंकृत किया है। आपदा प्रबंधन में स्थानीय निवासियों की भागीदारी की इस मिसाल को एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर की पॉलिसी को प्रशासन सशक्त रूप से अपनाएगा, स्थानीय निवासियों को प्रेरित एवं सम्मानित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी के स्वास्थ्य, जीवन और दीर्घायु की कामना की। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आईटीबीपी के महानिदेशक को भी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में तैनात रेस्क्यू टीम की जमकर सराहना की है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने इमोशनल चिट्ठी लिखी, इमरजेंसी में मददगारों की भूमिका को सराहा गया। तो इमरजेंसी में जिस तरीके से मदद करने के लिए वहां पर लोग आए और समय पर पहुंचे, उनकी इस मदद को सराहा गया। सीईसी बोले, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। खबर देहरादून से है, जहां खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और विभिन्न खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के जरिए किया जाएगा। 26 अक्टूबर से पहला ट्रायल आयोजित होगा, जिसमें राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को 2 गुना नगद इनाम राशि दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस संदर्भ में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब अंतिम निर्णय वित्त विभाग की ओर से लिया जाएगा। आज राष्ट्रीय खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे, ये आज डिस्कस हुआ है और ये सहमति बनी है कि 26 अक्टूबर से बच्चों का पहला कैंप लगेगा। खबर बसूरी से है, जहां बसूरी प्रतापनगर जन कल्याण समिति द्वारा टिहरी झील में तैराकी का कीर्तिमान स्थापित करने वाले पिता पुत्रों के सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी के त्रिलोक सिंह रावत और उनके पुत्र ऋषभ रावत, पारस रावत को सम्मानित किया गया। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि प्रयास किया जाएगा कि 9 नवंबर को पिता पुत्रों को सरकार की ओर से भी सम्मानित किया जाए। टिहरी प्रतापनगर के आदरणीय त्रिलोक सिंह रावत जी, दो उनके पुत्र भास्कर और
पारस और ऋषभ, जिन्होंने 9 घंटे लगातार तैरकर 18 टोटल लंबे गिरी झील को पार किया बिना लाइफ जैकेट के, अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने अनुभव किया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2021 में ये साहसिक कार्य इनके द्वारा किया गया था। क्या कारण रहे कि इनको जो उचित सम्मान मिल रहा था नहीं मिला। तो वहीं दिवाली से पहले राज्य सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों को उनके लंबित बकाये का पूरा भुगतान कर देगी। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आंचल द्वारा राज्य के 6 स्थानों पर दिवाली मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आंचल के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार पशुपालकों के हित में कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार किसानों को कई तरह से प्रोत्साहन दे रही है। बहुगुणा ने बताया कि किसानों का दुग्ध संघों पर करीब 12.5 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। इसी तरह दुग्ध प्रोत्साहन राशि के रूप भी 5.89 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। उक्त सभी बकाया राशि का भुगतान दिवाली से पहले कर दिया जाएगा। इसका लाभ करीब 53,000 दुग्ध उत्पादक किसानों को मिलेगा। जा रहे हैं आंचल की तरफ से कि आंचल फर्स्ट टाइम जो है दिवाली मेले लगाने जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक आउटरीच बढ़े और पब्लिक आउटरीच से जो लोग आएँ वो हमारे आंचल के प्रोडक्ट्स को देखें भी, टेस्ट भी करें। हमने वहाँ पे एक टेस्टिंग सेशन भी रखा है। वहाँ पर हमारे समस्त विभागों के वहाँ पे काउंटर भी होंगे, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, हमारे चीनी मिल उद्योग हो, चाहे वो हमारा फिशरीज हो, हमारे दुग्ध विकास के हो। प्लस हमने कोशिश करी है कि उसको थोड़ा मनोरंजन के रूप में भी पब्लिक को, उसमें दिवाली मेला है तो कम से कम झूलों की व्यवस्था, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स कराए जाएंगे बच्चों के। तो वहीं निकाय चुनाव से पहले देहरादून में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर गरमा गया है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर बीजेपी सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार मामले में ठोस कदम उठाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार मलिन बस्तियों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। राज्य सरकार 2018 में मलिन बस्तियों को लेकर अध्यादेश लेकर आई थी। इसके बाद बस्तियों पर कार्रवाई का खतरा चल गया था। इसके बाद 2021 में फिर से अध्यादेश लाया गया। उन्होंने कहा, मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार गंभीर है। नगर निगम के अंतर्गत समस्त बस्तियों में सरकार ने करोड़ों की लागत से विकास कार्य करवाए। साथ ही बीजेपी शासन काल में मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने बस्तियों पर टैक्स लगाने का काम किया, जिससे कि उन लोगों को मालिकाना हक मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने को लेकर वार्ता हुई है। सरकार बस्तियों के नियमितीकरण के लिए जल्द ठोस कदम उठाएगी। राजनीतिक क्षेत्र में सियासत राजनीति का हिस्सा है। जब कांग्रेस थी तो हमने अवसर तलाशे, आज हम है तो वो अवसर तलाशेंगे, ये चलेगा। लेकिन जो करना आवश्यक है वो ये है कि मलिन बस्तियों का जो सब्जेक्ट है इसका एक बार में समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इसको लेकर लोग तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, तरह तरह की राजनीति करते हैं। और ये विषय मैंने झेला है। जब मैं नगर पालिका के अंदर था, अभी तो नगर निगम है, तो उस समय मलिन बस्तियों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति होती थी। तो वहीं बीजेपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी लक्सर पहुंची, जहां उन्होंने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष के कार्यालय पर विधानसभा क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बीजेपी सदस्यता अभियान पर समीक्षा की। इस दौरान राज्यसभा ने कहा, जिस प्रकार हमारा देश लोकतांत्रिक पद्धति पर प्रगतिशील है, उसी तर्ज पर बीजेपी में भी लोकतंत्र जीवित है। उनके मुताबिक संगठन में 6 वर्षीय सदस्यता के नियमानुरूप समय अवधि समाप्ति पर नव सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सदस्यता ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने भी हिस्सा लेकर इसका आगाज किया है। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने बताया कि वह विधानसभा क्षेत्र स्तरीय बैठक लेने लक्सर पहुंची हैं। लक्सर पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि वह सक्रिय सदस्यता अभियान की प्रदेश सह संयोजक के तौर पर भी इस अभियान में पर्यवेक्षण कर रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के
अंदर भी लोकतंत्र जीवित है। वहाँ जिस तरह से हमारा देश लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चलती है। हमारे यहाँ 6 वर्ष की सदस्यता होती, हमारा वो समय समाप्त हुआ है तो नए सिरे से सदस्यता शुरू हुई। 2 तारीख को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता दिलाई और उसी दिन से पूरे देश में सदस्यता अभियान प्रारंभ हो गया। 3 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिलाई। तो वहीं हरिद्वार जिले की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती दवा कंपनियों और मेडिकल स्टोरों पर लगातार मिल रही खामियों को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही हैं। हालांकि उनके द्वारा हर रोज की जा रही ताबड़तोड़ छापेमारी से मेडिकल स्टोर और दवा कंपनियों में हड़कंप बचा हुआ है। वहीं लगातार मिल रही खामियों को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर ने रुड़की के निजी होटल में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन की बैठक की है। बैठक में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने लाइसेंस की आड़ में प्रतिबंधित दवाइयां बेचने वालों को कड़ी चेतावनी दी। अनीता भारती ने कहा कि मेडिकल स्टोर संचालक 18 साल से कम उम्र के बच्चों से दवाइयां बिकवाने से बचे। उन्होंने होल सेलर्स को बिना वैध लाइसेंस वालों को दवाइयां ना देने की हिदायत दी है। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर होने वाली तांडव रैली का समर्थन करने उक्रांत पदाधिकारियों ने मसूरी आकर विभिन्न संगठनों से जनसंपर्क किया और शहीद स्थल पर बैठक की, जिसमें विभिन्न संगठनों ने तांडव रैली में शामिल होने पर सहमति दी। इस मौके पर उक्रांत के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि राज्य को बने 24 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ की जनता उपेक्षित है। जमीनें बाहरी लोग खरीद रही हैं। इसके लिए तांडव रैली का आयोजन 24 अक्टूबर को किया जा रहा है। गांव-गांव जाकर रैली के लिए समर्थन ले रही हैं। वहीं मसूरी में भी विभिन्न संगठन, मजदूर संघ, टैक्सी यूनियन, व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि राज्य को 24 वर्ष बने हुए हो गए हैं। उत्तराखंड के मूल निवासी यहाँ बहुत उपेक्षित हैं। जमीनें हमारी जिस तरीके से बिक रही हैं तो उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में है। इसके लिए हम 24 तारीख को तांडव रैली निकाल रहे हैं। तांडव मतलब हमारे शिव के संदेश को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि 2013 से आपदा आ रही है। इस राज्य के मूल स्वरूप को आपने खराब कर दिया है। जब आप शिव के संदेश को भी ठुकरा रहे हैं, यहाँ के मूल निवासियों की उपेक्षा कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए हम ये तांडव रैली। देखिए, जो यूकेडी ने 24 अक्टूबर की जो रैली रखी है, वो ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों को कि जैसे उत्तराखंड में 1994 में जो राज्य निर्माण का आंदोलन हुआ था, उसी रूप में इस तांडव रैली को जो जन समर्थन मिल रहा है, पूरे पहाड़ों से मिल रहा है। सारी महिला शक्ति वहाँ पे आ रही, माता शक्ति आ रही है, किसान आ रहा है, मजदूर आ रहा है, और हमारे उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं, मैं कलाकार के नाते बोलना चाहूँगा कि हमारे कलाकारों का पूरा समर्थन उस रैली को है। और आप लगातार देख रहे हैं सभी कलाकार हमारे जो हैं वीडियो भी बना रहे हैं और वहाँ पहुँच भी रहे हैं। तो वही खबर देहरादून से है, जहां ग्रामीण निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं तपोवन रोड स्थित ग्रामीण निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचे। चयनित अभ्यर्थियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनको 19 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है, जिसमें अधिकांश पहले से नौकरी कर रहे थे और ग्रामीण निर्माण विभाग का नियुक्ति पत्र मिलने के बाद में पहले नौकरी छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब उनके सामने न केवल आर्थिक संकट है, बल्कि अब अन्य जगह नौकरी करने का विकल्प भी खत्म हो गया है। गौरतलब है कि ग्रामीण निर्माण में 201 अभ्यर्थियों का चयन कनिष्ठ अभियंता पद पर किया गया था, जिसमें से 138 को ज्वाइनिंग दे दी गई। उनका कहना है कि एक ही परीक्षा और एक ही प्रक्रिया के बावजूद उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। चयनितों ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द ही 63 चयनित अभ्यर्थियों को तैनात कर दिया जाए। मेरा नाम शालू सैनी है और मैं लक्सर से आई हूँ और यहाँ पे हम सब लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारा जो चयन हुआ है वो इसमें ग्रामीण निर्माण विभाग में हुआ है और 201 बच्चों का यहाँ पे चयन हुआ था, जिसमें से 138 बच्चों की लिस्ट इन्होंने पोस्टिंग तैनाती स्थल जारी कर दिए, बट हम 63 लोगों के अभी नहीं हुए हैं। 63 में से जिसमें से 47 मोस्टली लड़कियाँ हैं और जो कि अभी
डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमारी कब हमें हमारे तैनाती स्थल मिलेंगे। तो वहीं चमोली जिले के युवाओं ने उर्गम घाटी के देवग्राम से नंदीकुंड की ट्रैकिंग को 5 दिन में पूरा कर लिया। उर्गम घाटी में साहसिक ट्रैकिंग को बढ़ावा देने और बुग्यालों का संरक्षण करने के उद्देश्य से आयोजित ट्रैकिंग अभियान में चमोली जिले के 26 युवक व युवतियां शामिल रहे। पर्यटन विभाग चमोली की ओर से साहसिक ट्रैकिंग अभियान का आयोजन किया गया। नंदीकुंड ट्रैकिंग एंड एडवेंचर ग्रुप हिमालय देवग्राम उर्गम घाटी के सचिव रघुवीर भिष्ट ने दल का नेतृत्व किया है। मैं देवाड़ ब्लॉक की रहने वाली हूँ और हम नंदीकुंड ट्रैक में आए हैं और मुझे यहाँ काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। मेरे लिए कुछ नया था ये ट्रैक, मैंने इससे पहले भी करे हैं पर मुझे यहाँ काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिला। हमने बहुत कुछ देखे, पहाड़ वगैरह और भ्रमकमल, फेन कमल, काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए मिला। और हमारे साथ जो भी सर लोग थे, जितने भी हमारे गाइड थे, हमें बहुत कुछ उन्होंने सिखाया और बताया कि हमें ट्रैक में कैसे रहना है, क्या करना है। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया था और काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी मज़ा आया। और मेरे हिसाब से हर किसी को एक बार नंदीकुंड का ट्रैक ज़रूर करना चाहिए और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो वहीं HRDA का अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ा एक्शन। विभाग ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया अवैध कॉलोनी। संयुक्त सचिव आशीष मिश्रा के निर्देशों पर बुलडोजर चला। HRDA की कार्रवाई से बिल्डरों में हड़का बच गया है। कमल किशोरी नामक बिल्डर की कॉलोनी पर कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रुड़की से, जहां HRDA का अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। विभाग ने बुलडोजर चलाकर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ये तस्वीरें वहीं की हैं जहां पर अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। तो HRDA की बड़ी कार्रवाई बिल्डरों पर देखने को मिली है। तो वहीं हरिद्वार में जंगली हाथी किसानों की फसलों को रौंद कर चले जाते हैं। हालांकि इसके मुआवजे के लिए किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन की ओर से किसानों को 27 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, जिसने सबसे ज्यादा खानपुर रेंज का 14 लाख और दूसरे नंबर पर हरिद्वार रेंज का 11 लाख रुपए का मुआवजा किसानों को दे दिया है। वन विभाग की ओर से मार्च महीने तक के सभी मुआवजे दिए जाने का दावा किया गया। हालांकि किसान लगातार मुआवजे की धनराशि बढ़ाए जाने की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने पर मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण नियमावली के तहत मुआवजा दिया जाता है। मुआवजे का भी जो है डिवीजन स्तर से जो हमारे यहाँ से प्रकरण गए थे पूरे डिवीजन स्तर के, अभी 27 लाख का पेमेंट करा गया है किसानों का। अभी तक मार्च तक जितना भी नुकसान किसानों का हुआ है सारा पेमेंट कर दिया गया। सबसे ज़्यादा इसमें जो मुआवजा जारी हुआ है वो खानपुर रेंज का 14 लाख का हुआ है और हरिद्वार का उसके बाद है 11 लाख 70 हज़ार के लगभग, और बाकी जो है चिड़ियापुर, लक्सर और श्यामपुर रेंज का है। मानक इसका जो है शासन की तरफ से नियमावली है, मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण नियमावली, उसके तहत ये कंपनसेशन दिया जाता है। उसमें हर एक जो भी फसल होती है उसका पर एकड़ के हिसाब से रेट निर्धारित है।